अभी जो हमने पढ़ा था वो हमारे नोट्स थे, पूरे ओवरऑल को एक जगह इकट्ठा किया हुआ। अब अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे कि नाइट्रेट्स में हमने क्या पढ़ा था कि नाइट्रेट दो तरह के होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में क्या था कि नाइट्रोग्लाइसिन, जीटीएन, जीटीएन का फुल फॉर्म ये ग्लाइसिल ट्राइनाइट्रेट, और क्या था आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ठीक है, ये क्या है, तो ये दोनों क्या थे, शॉर्ट एक्टिंग थे। और लॉन्ग एक्टिंग में क्या पढ़ा था, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो जो ये शॉर्ट एक्टिंग था उसको हम सबलिंगुअल लेते थे, और जो लॉन्ग एक्टिंग था उसको हम लोग ओरल लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है नाइट्रोग्लाइसिन, ये क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है। ये कैसे काम करता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, और एक्ट करेगा स्मूथ मसल पे। उसके बाद क्या एक्टिवेट करेगा, तो ग्लूसिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, जिसके कारण साइक्लिक जीएमपी मतलब साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये अभी क्या बताए थे, पंपिंग क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, प्रीलोड घट जाएगा, जिसके कारण इन डायस्टोलिक घट जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का डिमांड घट जाएगा। ये था इसका क्या, मोआ। देखिए वही लिखा हुआ है कि स्मूथ मसल क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि ये जो नाइट्रेट है ये क्या है, तो ये वैसोडाइलेटर है। मतलब क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, मतलब क्या करता है, रिलैक्स करता है। ठीक है, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया था कि ये जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स है वो कैसे लिया जाता है, सबलिंगुअल लिया जाता है। तो सबलिंगुअल हम क्यों लेंगे, एक्यूट एपिसोड के लिए, मतलब जो ये क्या हो जाए, थोड़े समय के लिए जो हुआ है। लेकिन अगर कोई क्रोनिक है या प्रोफाइलैक्सिस की तरह ले रहे हैं तो हम क्या लेंगे, ओरल लेंगे या ट्रांसडर्मल लेंगे। और एक्यूट कोरोनरी आर्टरी के लिए आईवी फॉर्म लेंगे, ये हमने पहले ही पढ़ा चुका था। ठीक है, क्या है, सबलिंगुअल लेंगे। ठीक है, अगर थोड़े समय के लिए हो रहा है तो। अगर प्रोफाइलैक्सिस की तरह लेना है तो ओरल लेंगे या ट्रांसडर्मल लेंगे। लेकिन अगर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होया हुआ है तो आईवी फॉर्म में लेंगे। ठीक है, तो ये सबलिंगुअल है तो कैसे पास करेगा, बाय फर्स्ट पास इफेक्ट को इसमें क्या होगा, बहुत हाई होंगे। ठीक है, इसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है, बहुत हाई होता है। लेकिन टॉक्सिसिटी क्या होता है, तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, हेडेक। याद रखिएगा, ये जो नाइट्रेट है ओवरऑल नाइट्रेट का बता रहा है, अलग अलग नहीं बता रहा है। तो ओवरऑल नाइट्रेट का साइड इफ़ेक्ट क्या है, मैंने टॉक्सिसिटी, तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, वही जो खड़ा होने के बाद ये क्या हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर कम जाता है, वो सब कुछ है ये। ठीक है, क्या है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, हेडेक। याद हो गया, ठीक है। अब इसका इंटरेक्शन हम किसके साथ कर सकते हैं, ये नाइट्रेट का, तो इंटरेक्शन कर सकते हैं सिनर्जेटिक हाइपोटेंशन विथ क्या, फॉस्फोडाइस्टरेज टाइप 5 इनहिबिटर, ताकि ये क्या हो, हाइपोटेंशन को कम करने के लिए इसको किसके साथ दिया जाता है, फॉस्फोडाइस्टरेज टाइप 5 इनहिबिटर के साथ दिया जाता है। तो ये फॉस्फोडाइस्टरेज टाइप 5 इनहिबिटर का ड्रग्स का नाम क्या है, तो एक ड्रग्स का नाम इसमें दिया हुआ है, जैसे सिल्डेनाफिल के साथ हम क्या देंगे, डाइनाइट्रोग्लाइसिन को देंगे। ठीक है, क्यों, तो इसको टॉक्सिसिटी को हटाने के लिए। ठीक है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ये क्या है, नाइट्रोग्लाइसिन से बहुत सिमिलर है, क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट एक्टिंग में ही आता है, और कभी कभी ये लॉन्ग एक्टिंग में भी आता है। अगर हम सबलिंगुअल देंगे तो शॉर्ट एक्टिंग में आएगा, और ओरल देंगे तो लॉन्ग एक्टिंग में आएगा। इसलिए क्या कह रहा है कि नाइट्रोग्लाइसिन की तरह है, लेकिन इसका ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन स्लाइटली लॉन्गर है। ठीक है, अब क्या है, आइसोसोर्बिड मोनोनाइट्रेट, ये लॉन्ग एक्टिंग में आता था। इसको ओरली लेते हैं, और मेनली किसके लिए लेते थे, तो क्रोनिक प्रोफाइलैक्सिस के लिए लेते थे। देखिए इसमें लिखा हुआ है। और एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है इसमें, डाइनाइट्रेट, क्योंकि डाइनाइट्रेट टूथ के क्या बनता है, मोनोनाइट्रेट बनता है। नाइट्रेट आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, टॉक्सिसिटी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया और हेडेक। ठीक है, अब बीटा ब्लॉकर में आते हैं। तो बीटा ब्लॉकर में क्या था, दो तरह का रहता है, ये सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। तो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कौन सा था, तो एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, और नॉन सेलेक्टिव में क्या था, प्रोपेनोलॉल। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल बीटा ब्लॉकर का काम बताया, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था। बीटा ब्लॉकर का क्या काम है, तो ये हार्ट रेट को कम करता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को कम करता है, कार्डिक आउटपुट को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, जिसके कारण ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाता है। नाइट्रेट का क्या काम था, वो प्रीलोड को कम करता था। नाइट्रेट
प्रीलोड को कम करता था, पंपिंग को कम करता था, जिसके कारण मायोकार्डियल इस्कीमिया का कम हो जाता था। याद रखिए, नाइट्रोग्लाइसिन क्या करता है, प्रीलोड को कम करता है, पंपिंग को कम करता है, इन डायस्टोलिक साइज को कम करता है, जिसके कारण क्या होता है, मायोकार्डियल इस्कीमिया कम हो जाता है। लेकिन जो बीटा ब्लॉकर है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, कार्डियक आउटपुट को कम करता है, हार्ट रेट को कम करता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का डिमांड कम हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या प्रोफाइलैक्सिस की तरह यूज होता है। जैसे कि नाइट्रेट में आइसोसोर्बाइन मोनोनाइट्रेट प्रोफाइलैक्सिस की तरह यूज होता था, वैसे ही बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनोलॉल जो नॉन सेलेक्टिव कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है वो भी क्या की तरह यूज होता है, तो प्रोफाइलैक्सिस की तरह यूज होता है। ठीक है, ये ओरल देते हैं और पेरेंटल देते हैं। इसका ड्यूरेशन कितना है, 4 to 6 आवर। टॉक्सिसिटी क्या है, मतलब अगर कोई पेशेंट आया आपके पास, उसको अगर अस्थमा होया हुआ है, ए भी ब्लॉक होया हुआ है, एक्यूट हार्ट फेलियर होया हुआ है, सिडेशन होया हुआ है, तो उसमें हम बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे। तो उसमें हम क्या देंगे, नाइट्रेट देंगे, क्योंकि उसमें ये अस्थमा ए बी ब्लॉक जैसी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं है। तो अगर आपका कोई पेशेंट आए जिसमें ऑलरेडी अस्थमा हो या हार्ट फेल ऑलरेडी कर चुका हो, सिडेशन हो, ए बी ब्लॉक हो, तो हम उसे बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे, उसको क्या देंगे, नाइट्रेट देंगे। ठीक है, क्योंकि नाइट्रेट का क्या है, अगर किसी पेशेंट में अगर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो, टैकीकार्डिया हो, तो उसको नाइट्रेट नहीं देंगे। लेकिन ये तो जो टॉक्सिसिटी है नाइट्रेट का वो बहुत माइनर है, बट ये जो बीटा ब्लॉकर का जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत ही मेजर है। अस्थमा, ये ए भी ब्लॉक, ये तो अस्थमा को और बढ़ा देगा, अस्थमा क्या हो जाएगा, ये लिथर हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम जब कोई पेशेंट में अस्थमा हो, ए बी ब्लॉक हो, एक्यूट हार्ट फेलियर हो और सिडेशन हो, तो हम बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि प्रोपेनॉल का साइड इफ़ेक्ट क्या है, यही है, मतलब टॉक्सिसिटी ये है, क्या क्या, अस्थमा, ए बी ब्लॉक, एक्यूट हार्ट फेलियर, सिडेशन। याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सेलेक्टिव में एथिनोलॉल, मेथोलॉल और भी आते हैं। ठीक है, तो ये जो सेलेक्टिव है वो बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर होता है। ये मेनली किस में दिया जाता है, तो ब्रोंको अस्पाज्म जिसमें होया हुआ है, ब्रोंको अस्पाज्म लंग्स से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें हम क्या देंगे, सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर देंगे। ठीक है, अब आ गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का याद कीजिए, इसमें आफ्टर लोड कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, और नाइट्रेट में प्रीलोड कम होता था, पंपिंग कम होता था। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा ड्रग्स आएगा, विरापामिल, दिल्तियाजेम, नाइफिडिपाइन। इसमें बहुत सारे ड्रग्स थे, जैसे हमने पढ़ाया है, इसमें मेनली 3 ही ड्रग्स बताया है। ठीक है, विरापामिल और दिल्तियाजेम क्या है, नॉन सेलेक्टिव ब्लॉक करता है, किसको होता है, एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल को। याद रखिएगा, ये एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल किस पे, द स्मूथ मसल ऑफ वेसस, मतलब ये कैसा काम करेगा, वैसोडाइलेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसका ये क्या करता है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस, हाँ, ये क्या करता था, आफ्टर लोड को कम करता है, जिसके कारण क्या होता था, ये वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करता है, जिसके कारण ये बीपी को कम करता है। और जो हमारा वो क्या नाइट्रेट था, वो प्रीलोड को कम करता था, इन डायस्टोलिक स्टेज को कम करता था, और उसमें क्या कम होता था, पंपिंग कम होता था। इसके कारण क्या होता था, मायोकार्डियल इस्कीमिया कम होता था। इसमें क्या होता है, तो इसमें आफ्टर लोड कम होता है, आफ्टर लोड कम होने से वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का डिमांड कम होता है। ठीक है, बहुत बार बोल रही हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग है, जितना बार आप सुनिएगा उतना बार आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मेनली किसकी तरह यूज होता है, तो प्रोफाइलैक्सिस की तरह यूज होता है। एंजाइना, हाइपरटेंशन, ये सब में हम कैसे लेते हैं, ओरल लेते हैं, IV लेते हैं 4 to 8 आवर्स के लिए। तो टॉक्सिसिटी क्या है, मतलब इसको भी नहीं दे सकते क्या में, तो AB ब्लॉक में, हार्ट फेलियर में, कॉन्स्टिपेशन में और धीमा में नहीं दे सकते। मतलब सबसे अच्छा अभी तक के लिए कौन ड्रग्स है, नाइट्रेट। ठीक है, अब आ गया नाइफिडिपाइन। इसमें मेटाबोलाइट है जो क्या है, डाइहाइड्रोपाइरिडीन, ये ब्लॉक करता है एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल को। ठीक है, ये इसके भी क्या होते हैं, लेस कार्डिक इफेक्ट होते हैं, मतलब ये भी प्रोफाइलैक्सिस की तरह यूज होता है। और इसका टॉक्सिसिटी क्या है, तो एक्सेसिव हाइपोटेंशन, तो हम ये नाइफिडिन दे सकते हैं, लेकिन हाइपोटेंशन के पेशेंट में नहीं दे सकते हैं। बाकी अगर वो कार्डिक फेलियर है इस सब में तो हम दे सकते हैं, लेकिन हाइपोटेंशन के पेशेंट में नहीं दे सकते। तो 2 में हाइपोटेंशन आया, एक तो नाइट्रेट में, ठीक है, और दूसरा ये नाइफिडिन में
हाइपोटेंशन आया है। बाकी में जितने भी ये जैसे बीटा ब्लॉकर है, बिरापामील है, दियाल्तिजेम है, इसमें क्या आया है? टॉक्सिसिटी। ये भी ब्लॉकर है, क्यू थर्ड पे रुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 में क्या आया है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन था किसमें? नाइट्रेट में। और नाइफिडिपाइन में क्या है? एक्सेसिव हाइपोटेंशन। ठीक है, अब मिसलेनियस में एक ड्रग्स बताया है रानोलाजीन और इवाब्राडीन। ठीक है, नाइजोलाडीन क्या करता है? इनहिबिट करता है लेट सोडियम करेंट इन द हार्ट। ये सोडियम करेंट ये मिसलेनियस है, मतलब रियल में ही यूज होता है। तो ये क्या करता है? सोडियम करेंट जो हार्ट में जाता है उसी को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है? हमारा जो फैटी एसिड है वो ऑक्सीडेशन करने लगता है, जिसके कारण ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन डिमांड किसके द्वारा फुलफिल किया जाता है? तो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से। ठीक है, तो ये भी प्रोफाइलैक्सिस की तरह ही यूज होता है। ओरल दिया जाता है, ड्यूरेशन 6 to 8 आवर्स। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है? इसका टॉक्सिसिटी, इसमें क्यूटी इंटरवल क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा। नोसिया, कॉन्स्टिपेशन और डिजीनेस हो जाता है। याद रखिएगा क्या है? क्यूटी इंटरवल लॉन्ग हो जाता है। तो इंट्रैक्शन क्या है? इंट्रैक्शन इसका याद रखना जरूरी है। ये इनहिबिट करता है CYP3A को। ठीक है, किसको? CYP3A को, जिसके कारण क्या हो जाता है? रेनोलाजीन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, फिर से इसका इंट्रैक्शन किसके साथ होगा? तो इनहिबिशन ऑफ CYP3A। ठीक है, अब इब्रादीन है। इब्रादीन क्या है? ये इनहिबिट करता है ऐसे पेस मेकर को। ठीक है, जिसके कारण ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। तो इसका सिर्फ मोया याद करने की ज़रूरत है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं PPT में। जैसे कि मैंने पहले बता दिया है, ये क्या करता है? रिड्यूस करता है मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को ड्यूरिंग एक्सर्शन और एट रेस्ट। जो बीटा ब्लॉकर है ये दोनों टाइम में काम करता है, जब हम रेस्ट में रहते हैं तब भी और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब भी। ये दोनों टाइम में क्या करता है? ऑक्सीजन के डिमांड को कम कर देता है। ठीक है, रिकमेंडेड एज इनिशियल एंटी एंजाइनल थेरेपी इन ऑल पेशेंट अनलेस कंट्राडिक्टेड। मतलब कह रहा है ये मैक्सिमम पेशेंट में यूज होता है, लेकिन जब तक इसका कंट्राडिक्शन ना हो। कंट्राडिक्शन क्या था? याद है? वही जो कार्डिक हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल AV ब्लॉक, मेनली जो हर्ट डिजीज था, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, सब इसके साइड इफेक्ट हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 बीटा होते, 2 बीटा होता है, एक अल्फा होता है। कौन कहाँ पे एक्ट करता है? जो बीटा 1 ब्लॉकर है वो क्या पे एक्ट करता है? AC नोड पे, AV नोड पे, हिस परकिंजी सिस्टम पे, मायोकार्डियम पे, जक्स्ट्रा ग्लोमुलर अपैरेटस पे और एडिपोसाइट पे। ये सब जगह पे बीटा 1 रिसेप्टर होता है। बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पे होता है? तो पेरिफेरल कोरोनरी वेस्कुलेशर पे, ब्रोंकी पे, पेरिफेरल मसल पे और यूटेराइन मसल में। तो मेनली देखिए जो बीटा 1 है ये हार्ट के अंदर ही है, लेकिन जो बीटा 2 है वो कहाँ पे है? लंग अंग में है और यूटेराइन में है और मसल्स में है। ठीक है, और अल्फ़ा किस पे? पेरिफेरल सर्कुलेशन में है। तो ये याद रखिएगा कौन कहाँ पे यूज होता है। बीटा 1 हार्ट से रिलेटेड है ज़्यादा, AC नोड पे, AV नोड पे, हिस परकिंजी सिस्टम पे, मायोकार्डियल पे, जेजी अपैरेटस पे और एडिपोसाइट पे। बीटा 2 रिसेप्टर मेनली कहाँ पाया जाता है? पेरिफेरल और कोरोनरी वेस्कुलेचर पे, ब्रोंकी पे, पेरिफेरल मसल्स पे, यूटेराइन मसल्स पे और अल्फा पेरिफेरल सर्कुलेशन से। इसका मेनली कोई लेना देना नहीं है इस टॉपिक से, ये ऐसे ही फॉर नॉलेज बताया गया है। ठीक है, देखिए बीटा 1 कहाँ कहाँ पे यूज होता है, पिक्चर में दिया हुआ है। बीटा 2 कहाँ पे यूज होता है और अल्फ़ा कहाँ पे यूज होता है, ये पिक्चर्स में दिया हुआ है। देखिए पिक्चर्स में दिया हुआ है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका? तो बीटा ब्लॉकर का। क्या करता है? हार्ट रेट को कम करता है, जिसके कारण मायोकार्डियल ऑक्सीजन का डिमांड कम होता है। अगर डिमांड कम होगा तो अगर कम भी डिलीवरी हो रहा है तो वो फिलफिल कर देगा उसके रिक्वायरमेंट पे। तो ये कैसे डिमांड कम करता है? तो जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देता है। तो इसको ओवरऑल हमने जब नोट्स पढ़ा रही थी तो अच्छा से समझा दिया था, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2 तरह का इसमें ब्लॉकर हम पढ़े थे, एक तो सेलेक्टिव, एक नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, प्रोपोनॉल नॉन सेलेक्टिव था, एथिनोलॉल क्या था? सेलेक्टिव था। तो ऑल बीटा ब्लॉकर आर नॉन सेलेक्टिव एट हाई डोजेज। कह रहा है ये भी नॉलेज के लिए कि अगर कोई भी बीटा ब्लॉकर को अगर हम हाई डोजेज पे लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? नॉन सेलेक्टिव हो जाता है और कैन इनहिबिट बीटा 2 रिसेप्टर। और ये बीटा 2 रिसेप्टर को क्या करता है? इनहिबिट करता है। ठीक है, शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट विद सीवियर ब्रैडिकार्डिया। अगर किसी पेशेंट में
ब्रैडिकेडिया है, मतलब इसका बीटा ब्लॉकर का ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि सीवियर ब्रैडिकेडिया, अगर कोई पेशेंट आया उसको सीवियर ब्रैडिकेडिया है तो उसे हम बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे। कैन बी यूज इन द पेशेंट, तो किस में यूज होता है, अगर कोई पेशेंट आया जिसको डायबिटीज़ है, वेस्कुलर डिजीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, तो वो समय हम ये बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। लेकिन अस्थमा में ये नहीं दिया जाता है। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर अवॉइडेड इन पेशेंट विद अस्थमा। अस्थमा में ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर क्या है, ये क्या है, अवॉइडेड है, कंट्राडिक्टेड है, याद रखिएगा किस किस में। तो एक तो कोई भी बीटा ब्लॉकर को हायर डोजेज पे लेते हैं तो वो नॉन सेलेक्टिव हो जाता है। तो कह रहा है जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है वो अस्थमा पेशेंट पे, ब्रैडिकेडिया पेशेंट पे क्या है, उसका कंट्राडिक्शन है। लेकिन आप किस में दे सकते हैं फिर, तो जिस पेशेंट को डायबिटीज होया हुआ है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज होया हुआ है, पल्मोनरी डिजीज होया हुआ है, उसमें हम ये दे सकते हैं, लेकिन मॉनिटर करना पड़ेगा। अब क्या है, कैल्शियम ब्लॉकर, हमने क्या पढ़ा था, ये दोनों तरह से काम आता है, वैसोडाइलेटर की तरह भी काम आता है और ये कार्डिक डिप्रेशन की तरह भी काम आता है। तो ये कैसे काम करता है, ये आफ्टर लोड को कम करता है, आफ्टर लोड को कम करेगा तो वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करेगा, वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, बीपी कम होगा, जिसके कारण इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। देखें लिखा हुआ है क्या है, प्रोटेक्ट द टिश्यू बाय इनहेबिटिंग द इंट्रेंस ऑफ कैल्शियम। ये क्या करता है, कैल्शियम के इंट्रेंस को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। नाम से ही समझिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मतलब कैल्शियम चैनल को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। मतलब ये किसी टिश्यू में कैल्शियम जा रहा है तो उसको ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इसको हम क्या वैसोडाइलेटर की तरह भी काम करते हैं। मतलब वैसोडाइलेटर मतलब कि ये जो स्मूथ मसल है उसको टोन को डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी कम जाता है। रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, ऑक्सीजन का कंजप्शन कम हो जाता है, जिसके कारण वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसके कारण आफ्टर लोड कम हो जाता है। प्री लोड कम होता है नाइट्रेट में और आफ्टर लोड कम होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में। ये बार बार याद करवा रही हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अब क्या करता है वही समझ लीजिए कि ये दोनों तरह से काम करता है ना। पहला वैसोडाइलेटर की तरह तो क्या करेगा, कॉजेज पेरिफेरल आर्टेरियल वैसोडाइलेशन, और दूसरा काम करता है कार्डिक डिप्रेशन की तरह था, रिड्यूस मायोकार्डियल कंट्रैक्टिविटी। मतलब ये इनोट्रोपिक एक्शन इसमें क्या होंगे, निगेटिव होंगे। याद रखिएगा, इनोट्रोपिक एक्शन क्या होता है, निगेटिव होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये मेनली कैसे में दिया जाता है, तो हम 3 तरह का एंजाइना पढ़े थे, अस्टेबल, अनस्टेबल और वैसोस्पास्टिक। तो ये जो दिया जाता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वो वैसोस्पास्टिक एंजाइना में दिया जाता है। किस में, वैसोस्पास्टिक एंजाइना में। याद रखिएगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर किस में दिया जाता है, वैसोस्पास्टिक एंजाइना में दिया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा है, जो वेरापामिल है वो अफेक्ट करता है मायोकार्डियल पे, अमाइलोडिपाइन है उसका ग्रेटर इफेक्ट किस में होता है, स्मूथ मसल पे, और जो दिल्टियाजेम है वो दोनों की तरह काम करता है। तो ये तो मैंने पहले ही नोट्स में बता दिया है। अभी देखिए ओवरऑल कैल्शियम चैनल का है, ये क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है। कैसे, तो ऑक्सीजन के कंजप्शन को कम करके। निगेटिव इनोट्रोपी जो हो जाता है कैसे, ऑक्सीजन के कंजप्शन को कम करके। कोरोनरी को डायलेशन करता है, इसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन का डिलीवरी बढ़ जाता है, क्योंकि डायलेट हो जाने पे ज़्यादा स्पेस हो जाता है ब्लड वेसल्स में। आफ्टर लोड को कम करता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन का कंजप्शन कम हो जाता है। मतलब कि सभी जो हार्ट रेट रिड्यूस किया है, निगेटिव इनोट्रोपी किया है और आफ्टर लोड को रिडक्ट किया है, तो इस सबसे क्या होता है, ऑक्सीजन कंजप्शन कम होता है। और कोरोनरी डायलेशन से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का डिलीवरी बढ़ जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है। नहीं, इसके कारण क्या होता है, तो ऑक्सीजन का सप्लाई मायोकार्डियन को हो जाता है, जिसके कारण उसको इस्कीमिया से छुटकारा मिलता है। ठीक है, अब आ गया नाइट्रेट, जो मिली क्या करता है, डायलेशन करता है मिली लार्ज वेंस में। ठीक है, ये कैसे काम करता है, तो प्रीलोड को रिड्यूस करता है। कैल्शियम चैनल क्या करता था, आफ्टर रेट को रिड्यूस करता था। ठीक है, ये क्या है, मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। पहले ही बोल दिए, एंजाइना के मेन मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, तो नाइट्रेट, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अब ये नाइट्रेट कैसे कम करता है, पहले ही बता दिए थे। नाइट्रेट क्या करेगा, इंटर करेगा ब्लड वेसल्स में, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करेगा, वहाँ पे क्या करेगा, ग्वानिल साइक्लेज को बढ़ाएगा। ग्वानिल साइक्लेज बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्टिवेट करता है ग्वानिलेट साइक्लेज को, जिसके कारण इंक्रीज हो जाता है साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। जब साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मायोसिन लाइसिन काइनेज का डिफॉस्फराइजेशन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा
जो ब्लड वेसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगा। इस तरह इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो वही दिखाया है, इसमें ये कोई समझने वाली बातें नहीं है। ये है हम जो लेते हैं नाइट्रेट, वो जो शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग, जो शॉर्ट एक्टिंग था वो सबलिंगुअल लेते थे, ये क्या था नाइट्रोग्लाइसिन, ठीक है। ये जो सबलिंगुअल नाइट्रोग्लाइसिन है वो कितना mg का हम माइक्रो जी का लेते हैं, तो 300 से 500 का लेते हैं, ठीक है। अगर स्प्रे की तरह लेते हैं तो 400 माइक्रो जी का लेते हैं। ये पीक हो जाता है 4 से 8 मिनट तक, और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना रहता है 10 से 30 मिनट, क्योंकि ये जो GTN है सबलिंगुअल वो शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है। बक्कल या ट्रांसडर्मल क्या है लॉन्ग, ये बक्कल GTN है ये क्या है इंटरमीडिएट है, तो 30 से 300 मिनट तक रहता है। लेकिन ये जो ट्रांसडर्मल और ओरल रहेगा, और सॉरी बक्कल भी क्या है वो ओरल है, मतलब ये लॉन्ग एक्टिंग में 300 मिनट ज़्यादा हो गया ना, 1 आवर से ज़्यादा हो गया, तो ये दोनों लॉन्ग एक्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। ये याद करने वाला है। ओरल आइसोसोर्बिड डाइनाइट्रेट, ये भी लॉन्ग एक्टिंग में आता है, तो 6 आवर्स इसका क्या होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। और मोनोनाइट्रेट भी लॉन्ग एक्टिंग में आता था, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है 6 to 8 आवर्स है, तो ये पहले ही मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अब नाइट्रेट का मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या होता है हेडेक, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए इतना टेंशन नहीं है इसका ये मेन ड्रग्स हो सकता है एंजाइना के लिए, ठीक है। क्या है मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट हेडेक, अगर हायर डोज लिए तो पोस्टेलर हाइपरटेंशन, फेशियल फ्लशिंग और टैकीकार्डिया हो सकता है। तो इसको दिया किसके साथ जाता है, तो फॉस्फोरेस डाइस्टरेज टाइप 5 इनहिबिटर जैसे कि सिल्डेनाफिल के साथ हम दे सकते हैं, ठीक है, जो इसका टॉलरेंस का ये टाइम बढ़ा देता है। अब क्या है सोडियम चैनल ब्लॉकर, ये पढ़े थे, क्या है ये मिसलेनियस है, मतलब रियली यूज होता है। तो ये क्या है रानोलाजीन, ये क्या करता है रिड्यूस करता है सोडियम करेंट को, मतलब जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज होता है ना, वो कैल्शियम की एंट्री को ये फैसिलिटेट करता है, कैसे, तो सोडियम चैनल एक्सचेंजर के द्वारा, ठीक है। फिर से पहचानिए, ये कैल्शियम की एंट्री को फैसिलिटेट करता है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के द्वारा, जिसके कारण क्या होता है सोडियम का करेंट क्या हो जाता है रिड्यूस कर जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है अंदर में कैल्शियम क्या हो जाता है कम जाता है, जिसके कारण कार्डियक कंट्रेक्टिलिटी और वर्कलोड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, मतलब सोडियम में क्या है वर्कलोड है, ठीक है, वो कम हो जाता है। तो इसको हम इसका ट्रीटमेंट क्या में होता है, तो क्रोनिक एंजाइना में, और ये एलोन भी दे सकते हैं और कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, डिपेंड्स करता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो ये प्रोलॉन्ग कर देता है क्यूटी इंटरवल को, ये पहले ही बता दिए हैं। तो अगर किसी पेशेंट में क्यूटी प्रोलॉन्ग हो तो उसमें हम ये ड्रग्स नहीं देंगे। अब क्या है निकोरेंडिल, ठीक है, ये क्या है, अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है कि एक ड्रग्स है जो निकोटिनामाइड नाइट्रेट स्टरेज है और यूज होता है वैसोडाइलेटर की तरह, ठीक है। तो कौन सा है निकोरेंडिल है, ठीक है। ये क्या करता है, ये दोनों प्रीलोड और आफ्टर लोड दोनों को रिड्यूस करता है, वाह, मतलब प्रीलोड और आफ्टर लोड दोनों को कौन रिड्यूस करेगा निकोरेंडिल, ठीक है। ये क्या करता है प्रोवाइड करता है मायोकार्डियल प्रोटेक्शन को, ठीक है, कैसे, तो एक्टिवेट करके कार्डिक के ATP चैनल को, ठीक है, मतलब पोटेशियम ATP चैनल को ये क्या कर देता है एक्टिवेट कर देता है, कौन निकोरेंडिल। अब क्या है मेटाबॉलिक मोडुलेटर है, कौन ट्राइमेटाजिडीन, ये क्या करता है, पहले इसको जो ट्राइमेटाजिडीन है इसको पीफॉक्स इनहिबिटर भी कहते हैं, क्या पीफॉक्स इनहिबिटर कहने का मतलब है ये पार्शियली इनहिबिट करता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को, कोई एक ऐसा पाथवे था ना, हाँ शायद यही था ट्राइमेटाजिडीन, ये क्या करता है इनहिबिट करता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को, जिसके कारण क्या होता है पार्शियल इनहिबिशन हो जाता है एंजाइम जो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन करता है, उसका जो एंजाइम है वो इनहिबिट हो जाता है, जिसके कारण मेटाबॉलिक स्टेटस क्या हो जाता है सही हो जाता है। अब एक लास्ट बचा है इवाप्रादीन, ये क्या है सोडियम ब्लॉकर को, ये मेनली क्या है तो ये सेलेक्टिव है इफ सोडियम चैनल ब्लॉकर, मतलब ये सेलेक्टिव सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ये रिड्यूस करता है हार्ट रेट को, कैसे, तो इनहिबिटिंग द
हाइपरपोलाइजेशन एक्टिवेटेड सोडियम चैनल के कारण जो हाइपरपोलाइजेशन होता है ना, उसको ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। कहाँ पे, तो एस ए नोड ऑफ द अर्थ में। फिर से ये सेलेक्टिव सोडियम चैनल ब्लॉकर है जो रिड्यूस करता है हाइपरपोलाइजेशन एक्टिवेटेड सोडियम चैनल। कहाँ है, तो एस ए नोड में, जिसके कारण कार्डिक रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कार्डिक रेट कम हो जाएगा तो ये क्या कर देगा, रिड्यूस करेगा एंजाइना अटैक को, ठीक है। लेकिन इसका क्या होता है, द लैक ऑफ द इफेक्ट ऑफ GI एंड द ब्रोंकियल स्मूथ क्या है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल इन इज द एडवांटेज ऑफ इवाब्राडिल। इवाब्राडिल का ये एडवांटेज क्या है कि ये क्या करता है, GI में ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल में ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। अब क्या कह रहा है, रीजन फॉर यूजिंग नाइट्रेट एंड बीटा ब्लॉकर इन कम्बिनेशन इन एंजाइना। हम क्यों नाइट्रेट और बीटा ब्लॉकर को कंबाइन करके देते हैं एंजाइना में, तो कह रहा है जो बीटा ब्लॉकर है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है टैकीकार्डिया से एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी प्रोड्यूस बाय नाइट्रेट इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन। मतलब नाइट्रेट के कारण जो हाइपोटेंशन आता है उससे कौन प्रिवेंट करता है, बीटा ब्लॉकर प्रिवेंट करता है टैकीकार्डिया और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को, ठीक है। इसलिए हम दोनों मिला के देते हैं, क्योंकि नाइट्रेट का साइड इफेक्ट है हाइपोटेंशन, तो उसको सही करेगा बीटा ब्लॉकर। कैसे, तो टैकीकार्डिया और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी करके। नाइट्रेट प्रिवेंट करता है कोरोनरी वैसोस्पाज्म जो प्रोड्यूस होता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या प्रोड्यूस करता है, कोरोनरी वैसोस्पाज्म, जिसको सही करता है कौन, नाइट्रेट, ठीक है। तो ये नाइट्रेट का साइड इफेक्ट को सही करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर देते हैं, बीटा ब्लॉकर के साइड इफेक्ट को सही करने के लिए हम नाइट्रेट देते हैं। जैसे कि नाइट्रेट का साइड इफेक्ट है हाइपोटेंशन, तो उसको सही करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर देते हैं जो टैकीकार्डिया और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी से सही कर देता है इसके साइड इफेक्ट को। नाइट्रेट बीटा ब्लॉकर का साइड इफेक्ट है वैसोस्पाज्म, जिसको सही कर देता है नाइट्रेट। कैसे, तो रिलैक्स करके, ठीक है। नाइट्रेट क्या करता है, इंक्रीज कर देता है क्या, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फीलिंग को, प्रेशर को और प्रीलोड को, जो क्या है बीटा ब्लॉकर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। मतलब बीटा ब्लॉकर जब हम देंगे तो क्या होगा, इनोट्रोपिक प्रेशर क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, जो सही किया जाता है नाइट्रेट के द्वारा। नाइट्रेट कैसे सही करता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फीलिंग प्रेशर को क्या करता है, बढ़ा देता है, या प्रीलोड को क्या करता है, घटा देता है, जिसके कारण क्या होता है, बीटा ब्लॉकर का जो साइड इफेक्ट है क्या, निगेटिव इनोट्रोपिक, उसको वो सही कर देता है। अब क्या कह रहा है कि नाइट्रेट एंड बीटा ब्लॉकर बहुत रिड्यूसेज मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन। ये तो हमें स्टार्टिंग से यही पढ़ रहे हैं। नाइट्रेट एंड बीटा ब्लॉकर बहुत इंक्रीजेज सब इंडोकार्डियल ब्लड फ्लो बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। मतलब कह रहा है ये दोनों नाइट्रेट और बीटा ब्लॉकर क्या करता है, ऑक्सीजन डिमांड को कम करता है, ऑक्सीजन कंजप्शन को कम करता है और इंक्रीज करता है क्या, सब इंडोकार्डियल ब्लड फ्लो बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।